हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ मेटालिक बॉडी, नॉन मेटालिक बॉडी एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पहले ही पढ़ चुके हैं किस तरीके से एक न्यूट्रल बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है चार्जिंग ऑफ मेटालिक बॉडी। हम सब जानते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं उसके पास लूजली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये लूजली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट कैरियर, चार्ज कैरियर। इन मेटालिक बॉडी चार्जेस आर फ्री टू मूव ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मेटालिक बॉडी में चार्ज जो है वो फ्रीली मूव करेगा, और उसका रीजन कौन होगा, कैरियर कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। व्हेन चार्ज इज सप्लाइड टू मेटालिक बॉडी ड्यू टू इट्स कंडक्टिंग बिहेवियर, चार्जेस विद इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी रिपेल ईच अदर। देखिए, जैसे मैंने एक मेटालिक बॉडी लिया, इस पे मैंने इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया, बड़े सारे इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये सारा इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस पे डालते हैं, मेटल बॉडी पे डालते हैं, तो इसके अंदर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का, इन चार्ज का एक कैरियर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है, तो ड्यू टू इट्स कंडक्टिंग बिहेवियर द चार्जेस विद इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी रिपेल ईच अदर। ये सारे चार्ज जब बॉडी के वॉल्यूम में, मेटालिक बॉडी के वॉल्यूम के अंदर एंटर करेगा, तो हम जानते हैं कि रिपेल कर सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेगा जब ये मेटालिक बॉडी के वॉल्यूम में जाएगा। तो रिपल्सन के कारण चार्ज जो है वो अपना मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा एक दूसरे से। तो ये सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके विद इन द वॉल्यूम इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और इस तरीके से आउटर सरफेस पे आएगा ताकि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने देखा कि जब किसी कंडक्टर पे, कंडक्टर मतलब क्या, उसके पास लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज कैरियर के, करंट कैरियर के, तो और कंडक्टिविटी के, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के। तो जब इस पे मैंने चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इसके वॉल्यूम में गया, और विद इन द वॉल्यूम ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल किया, क्योंकि सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ड्यू टू रिपल्सिव नेचर ऑफ सेम नेचर ऑफ चार्जेस, ये सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, और इस तरीके से दूर जाना चाहेगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा मेटल सरफेस पे, ताकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, और वो सारे के सारे चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा, मेटालिक कंडक्टिंग बॉडी के आउटर सरफेस पे आ जाएगा। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है चार्जिंग ऑफ मेटालिक बॉडी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये बोर्ड में कई बार पूछ देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे बारिश के दौरान, रेनी सीजन में, जब आदमी अपने गाड़ी में, कार में बैठा हुआ होता है और विंडो सारे बंद होते हैं, तो उस पर थंडरिंग होने के बावजूद भी, उस पर बिजली गिरने के बावजूद भी गाड़ी के अंदर लोग सेफ होते हैं। सेफ क्यों होते हैं? क्योंकि जो कार है, गाड़ी है, उसका बॉडी मेटल से बना होता है, कंडक्टिंग सब्सटेंस से, मेटल से, मटेरियल से बने होते हैं, कंडक्टिंग सब्सटेंस से बने होते हैं। तो जब थंडरिंग होता है, उस पर चार्ज एक्यूमुलेट होता है, गिरता है उस पे चार्ज गाड़ियों पे, तो वो सारा चार्ज गाड़ी के या कार के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आउटर सरफेस पे ताकि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, और चार्ज अंदर नहीं जा पाता, और अंदर में बैठे हुए लोग सुरक्षित होते हैं। तो इसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन एवर charge is given to metallic body, it distributes on outer surface in such a manner to make net electric field inside the body equal to zero. So this phenomena is called electrostatic shielding. तो electrostatic shielding का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटालिक सरफेस, और मेटालिक सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है ताकि इनसाइड में, यदि वो क्लोज बॉडी है तो इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो,
सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने के नेचर के कारण सब के सब आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसको आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने में जो मदद करेगा वो कौन मदद करेगा? मेटालिक बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मदद करेंगे, वो उसके चार्ज कैरियर होंगे। आगे चलते हैं और पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ नॉन मेटालिक बॉडी। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी नॉन मेटालिक बॉडी है उसके पास लूजली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसके पास चार्ज कैरियर्स नहीं होते, करंट कैरियर्स नहीं होते। तो इन नॉन मेटालिक बॉडी चार्जेस आर नॉट अलाउड टू मूव विद इन द वॉल्यूम ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन सप्लाई चार्ज विल रिमेन्स विद इन द वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नॉन मेटालिक बॉडी है उसके पास लूजली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, चार्ज कैरियर्स नहीं होते, इसलिए जब हम किसी नॉन मेटालिक बॉडी पे चार्ज देते हैं बाहर से तो वो सारे के सारा चार्ज वॉल्यूम के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सारे चार्ज आउटसाइड नहीं आते और अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। ये आपका था चार्जिंग ऑफ नॉन मेटालिक बॉडी। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 600 BC थेल्स ने अंबर को वूल से रब किया और अंबर पे चार्ज पैदा किया। तो रब करने से चार्ज प्रोड्यूस हुआ अंबर पे, वो ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड आया आपको बाय फ्रिक्शन। सेकंड, आप लोग 11th में केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानते होंगे, तो वहाँ पे आप देखते होंगे जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, एजेक्शन शुरू होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन के एजेक्शन होने के कारण किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण उस मेटल सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेकेंड आपका हो गया बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड, आप लोग थर्मल इमिशन के बारे में सुने होंगे कि जब किसी मेटल सरफेस को गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के एजेक्शन होने के कारण वो मेटल सरफेस क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो थर्ड पॉइंट आपका आ गया बाय थर्मल इमिशन। फोर्थ आपका आ गया बाय फील्ड इमिशन। ये सब चर्चा करेंगे आगे। फिफ्थ आपका हो गया बाय कंडक्शन। सिक्स्थ आ गया आपका बाय इंडक्शन। ये हम 6 प्रॉपर्टी या 6 मेथड के बारे में जानेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बाय फ्रिक्शन, तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि जब दो डिफरेंट बॉडी को रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वहां से जो एनर्जी जनरेट होता है वो क्या करता है, एक सब्सटेंस के, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर और एक पेन लिया मैंने, इन दोनों को, ये डिफरेंट सब्सटेंस है, एक मान लिया ये ग्लास का है और ये प्लास्टिक का है, रब किया, रब करने के कारण इन दोनों पे डिफरेंट नेचर का चार्ज डेवलप होगा, अमाउंट सेम होंगे, ये पहले पढ़ चुके हैं। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लूज क्यों करता है? क्योंकि फ्रिक्शन से जो एनर्जी पैदा होता है वो एनर्जी गेन करके। तो मैंने मान लिया कि इस मार्कर से, इस मार्कर के एटम से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? क्योंकि ड्यूरिंग फ्रिक्शन जो एनर्जी पैदा हुआ, हीट पैदा हुआ, उस एनर्जी को, हीट को इस मार्कर के एटम का इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ से आउट हो गया, निकल गया बाहर, और ये इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गए और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो बाय फ्रिक्शन कैसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है ये आप समझ गए। तो बाय फ्रिक्शन हम लोग किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है इसमें कि वो दोनों बॉडी
नॉन मेटल का होना चाहिए। नॉन मेटल का क्यों होना चाहिए, मेटल का क्यों नहीं होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बॉडी मेटल का है, तो बाय फ्रिक्शन एट ए टाइम मैंने मान लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन ड्यू टू इट्स कंडक्टिविटी फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और नेट चार्ज इसका फिर से जीरो हो जाएगा। मतलब एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम भले इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आया, लेकिन इससे कंडक्टिविटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस इसमें एंटर कर जाएगा, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर उसका नेट चार्ज उसको जीरो कर देगा। तो बाय फ्रिक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन मेटालिक बॉडी को आपस में रब करके चार्ज जनरेट करते हैं। मेटालिक बॉडी को रब नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड देखिए, ये फर्स्ट आपने पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट है आपका बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कोई ये मेटालिक बॉडी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो सेंसिटिव मटेरियल लेते हैं, जिंक सल्फाइड से बहुत सारे हैं। ये एक मेटालिक बॉडी है, इस पे जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन फॉल करता है, जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन फॉल करता है, लाइट फॉल करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है। 100% ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन होना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं एक कंडीशन जहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू होगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है, जहाँ पे हम लोग डिटेल में इसका स्टडी करेंगे कि कैसे इजेक्शन शुरू होता है। और वैसे आप 11th में इसके बारे में जान गए होंगे केमिस्ट्री में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का जब लाइट फोटोन फॉल होता है मेटालिक सरफेस पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये मेटल बॉडी रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हम लोग चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपका बाय थर्मल इमिशन। तो थर्मल इमिशन में क्या होता है, जैसे एक न्यूट्रल मेटालिक बॉडी लिया, इसको हीट दिया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये पढ़ चुके हैं आप लोग 11th में। यहाँ पे हमने इस न्यूट्रल बॉडी पे हीट दिया, तो ये जो मेटालिक बॉडी है ये एक्चुअली आपका मेटालिक बॉडी है। ये मेटालिक बॉडी इस हीट को गेन करेगा, और हम जानते हैं कि जो भी मेटालिक बॉडी होते हैं उसके पास लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को गेन करके मेटालिक बॉडी से बाहर चला जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकल जाएंगे एनर्जी गेन करके हीट के फॉर्म में, और ये मेटालिक बॉडी अब चार्ज गेन कर लेगा और वो चार्ज होंगे इसके, जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये 3 डिस्कशन हो गया। फोर्थ बाय फील्ड इमिशन। बाय फील्ड इमिशन फोर्थ मेथड है आपका, बाय फील्ड इमिशन। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका इधर इस साइड में हाई पोटेंशियल, और इधर जो हो गए वो लो पोटेंशियल। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक मेटालिक बॉडी रख दिया, ये मेटालिक बॉडी, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये मेटालिक बॉडी रख दिया। हाई पोटेंशियल का मतलब समझते हैं इधर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होंगे, और लो पोटेंशियल का मतलब समझते हैं इधर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ये जो मेटालिक बॉडी यहाँ पे रखा, तो इस मेटालिक बॉडी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, और हम जानते हैं कि दो डिसिमिलर नेचर ऑफ चार्ज होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाई पोटेंशियल की ओर मूव करना शुरू करेंगे। इधर का जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मेटल का, वो सब के सब हाई पोटेंशियल की ओर मूव करना शुरू करेंगे। इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू करेंगे, बाहर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल है। और फाइनली ये जो मेटल सरफेस है वो आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। ये फोर्थ था आपका बाय फील्ड इमिशन। अब फिफ्थ मेथड जानेंगे क्या है, बाय कंडक्शन। तो पिछले
पहले मैंने आपको बताया था कि जब किसी चार्ज्ड बॉडी के साथ कोई अनचार्ज बॉडी को टच कराते हैं तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की ओर चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं बाई कंडक्शन या मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मैंने मान लिया एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, इसमें बहुत सारे चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी है बी, ये आपका अनचार्ज बॉडी है। मैंने क्या किया, अब इस चार्ज बॉडी को ए को बी के साथ एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। बी के साथ कनेक्ट करने के बाद ए से चार्ज ट्रांसफर होके बी पे जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, और जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया फिर चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। अब ये भी चार्ज हो गया। फिर इस वायर को हटाएंगे तो ये आपका ए हो गया चार्ज, और जो बी पहले अनचार्ज था वो भी आपके चार्ज, बी पहले जो अनचार्ज था वो भी अब चार्ज हो गया। तो बाय कंडक्शन कैसे हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं ये आपने सीख लिया, और चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जो ही पोटेंशियल इक्वल हो गया दोनों का, चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करता है, नेगेटिव चार्ज किधर से किधर मूव करता है। ये सब जो जो टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपका बाय इंडक्शन, जिसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडक्शन एक पूरा एक टॉपिक ही है जो हम लोग गॉस लॉ के बाद, गॉस थ्योरम के बाद पढ़ेंगे, अर्थिंग से पहले पढ़ेंगे। ये पूरा एक लगभग 2 दिन का टॉपिक है इंडक्शन, 2 क्लास का टॉपिक है इंडक्शन। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा एट अ ग्लांस एक झलक देख लेते हैं होता क्या है। अब सिक्स्थ मेथड है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैंने एक मेटालिक बॉडी लिया, ये मेटालिक बॉडी है, आपको पता होगा, डिस्कस कर चुका हूं पहले कि मेटल के पास लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस मेटालिक बॉडी के सामने मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया, और ये मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज। एक मेटालिक बॉडी के सामने मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया। इस चार्ज क्यू का नेचर मैंने कैसा माना, पॉजिटिव चार्ज। मेटालिक बॉडी बिल्कुल सामने है, तो इस मेटालिक बॉडी का जो लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, और वो सारा इलेक्ट्रॉन पूरे बॉडी से आके यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज के सामने एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। क्योंकि पूरे बॉडी से पीछे से इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन जहां से शिफ्ट हुआ है, जहां से शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज होगा। फिर से समझ लीजिए, एक मेटालिक बॉडी के सामने एक मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखने के कारण क्या होगा, मेटालिक बॉडी के अंदर जो लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री टू मूव कर सकते हैं विद इन द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉडी, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण शिफ्ट करके इधर आ गए सारे इलेक्ट्रॉन, और पीछे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो एक अनचार्ज मेटालिक बॉडी को इंडक्शन से कैसे हाफ फेज को नेगेटिवली चार्ज और हाफ फेज को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, ये आपने देख लिया। और ये इस तरीके से चार्ज होगा ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन ना हो। जैसे मेटालिक बॉडी में इनिशियल टोटल चार्ज कितना था, 0। तो फाइनली भी देखिए, इधर जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ताकि दोनों चार्ज का सम नेट 0 हो।
ये आपका एग्जाम्पल 1 आया। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लिया और सामने एक मेटालिक बॉडी रखा, तो मेटालिक बॉडी के पास लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर एकुमुलेट होंगे, यहाँ से मैक्सिमम दूर मेंटेन करना चाहेंगे, दूर भागेंगे और इधर एकुमुलेट हो जाएंगे। तो इस सरफेस से सारे इलेक्ट्रॉन्स, पूरे बॉडी से सारे इलेक्ट्रॉन एकुमुलेट हो गए बैक साइड में, इधर रिलेटिवली क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये मेटालिक बॉडी का केस है सारा, ये सारा का सारा केस मेटालिक बॉडी पे है। ये मैंने प्लस क्यू माना तो यहाँ पे क्यू इंड्यूस्ड, क्यू डैश मैंने मान लिया, नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। ये माइनस क्यू है, यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज प्लस क्यू डैश मैंने मान लिया। यदि ये माइनस क्यू डैश है तो फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू डैश। यदि ये प्लस क्यू डैश है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस क्यू डैश, ताकि वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना हो। तो दो एग्जांपल देखा आपने कि मेटालिक बॉडी में इंडक्शन से कैसे चार्ज आता है, और ये चार्ज क्यों आता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि एक प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज के सामने मैं एक नॉन मेटालिक शीट रखा, नॉन मेटालिक शीट के लिए। हम जानते हैं कि नॉन मेटल या जो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उसके पास लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज के सामने ये नॉन मेटालिक शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट रखा, एटम से तो ये बने ही होते हैं, एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उतने ही नंबर में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो इसके जो एटम्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सब के सब इधर शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज पीछे न्यूक्लियस से थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएंगे, सारे का सारा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से दूर आएंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये सब हम फिर से पढ़ेंगे इंडक्शन में, कैसे क्या फेनोमेना होता है, वहां पे सारी बातें जानेंगे। अभी हम सिर्फ जानेंगे कि बाय इंडक्शन कैसे चार्ज डेवलप होता है। तो नॉन मेटालिक शीट में जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज के सामने लाते हैं तो उस नॉन मेटालिक शीट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसके पास लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये सारे इसके पास जो इसके एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसको फिर से हम रिपीट करेंगे जब हम लोग इंडक्शन पढ़ेंगे। यदि नॉन मेटालिक शीट के सामने लार्ज अमाउंट का नेगेटिव चार्ज रखेंगे, नॉन मेटालिक शीट के पास कोई लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसके एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो टाइटली बॉन्ड होंगे न्यूक्लियस के साथ, वो इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होकर चाहेंगे दूर जाना, इलेक्ट्रॉन चाहेंगे दूर जाना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा। तो इस नॉन मेटालिक बॉडी के एटम के पास, इस नॉन मेटालिक बॉडी के एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगे, न्यूक्लियस इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो ये आपका सिक्स्थ मेथड था, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके सारे फॉर्मूले, सारे प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। इंडक्शन एक पूरे टॉपिक है, पहले बता चुका हूँ। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, ये आपके थ्योरेटिकल पेपर जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें 2 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो चार्ज और मास के बीच का कंपैरिजन, तो पहला कंपैरिजन है, आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज 0 भी हो सकता है। लेकिन जब मास की बात करेंगे तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है। आप ये नहीं सुने होंगे कि मैं -60 kg का हूँ या -3 kg शुगर चीनी दे दो। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब चार्ज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब नहीं है, वो किसी भी फ्रेम में जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और ना ही स्पीड बढ़ने या घटने से इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ता है। जबकि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
में ये देखा गया, ये पहले भी ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे m हो गए मास, जो v स्पीड पे v वेलोसिटी पे कैलकुलेट करेंगे, m नोट हो गया आपका रेस्ट मास, v हो गए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c हो गए स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो जो बढ़ता जाएगा v बाय c का रेशियो बढ़ता जाएगा, और 1 में से सब्ट्रैक्शन आप देखेंगे तो ये पोर्शन कम होता जाएगा स्पीड बढ़ने के साथ ही। तो यदि डिनोमिनेटर कम हो रहा है, इसका वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड बढ़ाने से उसका मास बढ़ता जाता है और रेस्ट मास उसके कम होते जाते हैं। तो मास स्पीड पे डिपेंड किया, जबकि चार्ज स्पीड से इंडिपेंडेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट है इसका, चार्ज इज क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये इंटीग्रल मल्टीपल में आता है, जबकि मास का क्वांटाइजेशन अभी तक नहीं है, मतलब मास को हम क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। जैसे 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, ये तो वन मतलब n का मल्टीपल है। 0.5 kg भी तो वैलिड है मास में। फोर्थ है आपका, चार्ज इज कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका कि चार्ज किसी भी सिस्टम का कंजर्व होगा, जितना सिस्टम का इनिशियल चार्ज होगा टोटल, उतना ही सिस्टम का टोटल फाइनल चार्ज होगा, जबकि मास कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सेकंड फार्मूला में देखा कि स्पीड बढ़ाने से मास बढ़ रहा होता है, रेस्ट मास कम हो रहे होते हैं। और आइंस्टाइन का जो एक फार्मूला है E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ये एक कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये आपका टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास।